इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज़रई और सनती इनकलाब के बाद इंसानी तारीख का तीसरा अजीम इनकलाब है। मालूमात के इस इनकलाब का एक पहलू इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग है। आज की दुनिया में लोग अपने घरों और दफ्तरों में ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर, एमएसएन के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं। ताल्लुकात कारोबारी हों या समाजी, ये सोशल नेटवर्क्स इनमें निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या बज़ाहिर बेज़रर और महफूज नजर आने वाले ये सोशल नेटवर्क्स किसी जुर्म का बायस भी बन सकते हैं? क्या आप और आपके अहले खाना अपने घरों और दफ्तरों में महफूज हैं, या यहां भी कोई आफत इंटरनेट के रास्ते आपकी जिंदगी पर दस्तक दे सकती है? आज हम इसकी तलाश करेंगे। बीसवीं सदी को इजादात की सदी भी कहा जाता है। इंटरनेट भी इन्हीं इजादात में से एक इजाद है जो अमेरिकी साइंसदानों ने इजाद की। शुरू में 1950 से 1960 तक इसमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट काम होता रहा, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर करने के लिए काम होता रहा। मगर इसमें जिद्दत उस वक्त आई जब 1982 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने वायरलेस डेटा ट्रांसफरिंग का आगाज किया, और शुरू में ये सहूलत सिर्फ अमेरिका के सरकारी डिपार्टमेंट ही इस्तेमाल करते थे। तारीख के तालिब इल्म जानते हैं कि अजीम इनकलाब अजीम तब्दीलियों का सबब बनते हैं और इंसानी माशरों का रहन सहन, रस्म रिवाज, पैदावार के तरीके, दौलत की तकसीम के मेयार के साथ साथ जुर्म और कानून का चेहरा भी तब्दील कर देते हैं। वो तमाम अफराद, इदारे और अक़वाम जो नई तब्दीलियों को तस्लीम करने में हिचकिचाहट या सुस्ती से काम लेते हैं, उनको नई हकीकतें बड़ी बेरहमी से अपनी लपेट में घेर लेती हैं। मेरे आईडीज हैक होना शुरू हुए थे। एक पहले याहू का हुआ, फिर उसके बाद हॉटमेल, फिर स्काइप, फेसबुक, ऐसे तो सब आईडीज हैक हो गए। और हैकर ने मेरे जो रिलेटिव्स हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं उनको एब्यूसिव ईमेल्स वगैरह सेंड की, उनको काफ़ी थ्रेट भी किया और मुझे भी थ्रेटनिंग ईमेल्स की। और उसके अलावा मेरी फ़ोटोज़ जो हैं वो फेसबुक पे लगाए। What was your sentimental reaction और psychological reaction? मैं तो बिल्कुल 3 दिन जो नींद नहीं आई थी। मैं तो जस्ट आईडीज अपने रिट्रीव कर रही थी। मैंने सोचा कि साइबर क्राइम डिपार्टमेंट टाइप की कोई चीज़ होती होगी पाकिस्तान में भी, क्योंकि अमेरिका में तो आई नो की होती है ये। तो मैंने फिर इंटरनेट पे सर्च किया इनको, मुझे FIA की साइट मिली और उसके बाद कॉल की। जो इस्लामाबाद वाला नंबर है इनका, FIA वालों को कॉल किया और उन्होंने थोड़ा मिसगाइड वगैरह किया मुझे कि आप पहले इधर केस रजिस्टर करवाएं, आप इधर थाने जाएं और वहाँ जाके SHO के नाम एप्लीकेशन लिखें। लेकिन इसका ये तरीकाकार नहीं था। जो रीजनल होता है FIA, आपको उनको कांटेक्ट करना होता है। घर में आपने बात की कि पुलिस स्टेशन? घर में मैंने बिल्कुल बात की कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है और मैं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं वीज़े के लिए भी अप्लाई करने वाली थी। घर वालों को सब पता था। तो क्या रिएक्शन था? किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया मुझे। वो कह रहे थे कि हम इन मसलों में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, पुलिस वगैरह के एंड ऑल दैट, तो इसको छोड़ दो। मैंने कहा कि अगर कल को कोई मसला हो जाता है, कल को अगर अमेरिका वालों की तरफ से कोई मसला हो जाता है, वो मुझे पकड़ लेते हैं। फिर आप पुलिस स्टेशन गई, क्या हुआ? पुलिस स्टेशन गई तो बहुत अजीब सीन हुए वहाँ पे। तो जो इंस्पेक्टर्स थे वहाँ बैठे हुए, वो उन्होंने बहुत अजीब किस्म की क्वेश्चनिंग की मुझसे। और उनको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको डिटेल में बताया कि एक्चुअली हुआ क्या है मेरे साथ। उनको पता ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फिर मैंने वो एप्लीकेशन इस्लामाबाद भिजवा दी FIA वालों को। फिर उसके बाद उन्होंने केस रजिस्टर किया मेरा 21 दिसंबर को। अच्छा, अभी कितनी स्ट्रगल है आपकी? 26 नवंबर को हैक हुए थे
तो तकरीबन 1 महीना आप लगी रही और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने फाइल लाहौर वालों को भिजवाई, यहाँ से फिर केस प्रोसेस करवाया आगे। बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे, मैं मेंटली बहुत स्ट्रेस में गई थी। फाइनली हैकर पकड़ा गया। अच्छा, फिर आपको ये कैसे पता चला कि हैकर पकड़ा जा चुका है? कैसे पकड़ा गया? आपको एफआईए ने कॉल किया? हाँ जी, एफआईए वालों को, क्योंकि मैं उनको कॉल करके कह रही थी कि पकड़ो उसको। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? आपको आपकी कॉल के जवाब में बताया गया कि पकड़ लिया? हाँ जी, उन्होंने फिर मुझे बताया कि पकड़ लिया गया है और फिर मुझे एफआईए बुलाया गया स्टेटमेंट के लिए और वहाँ पे हैकर से भी मुलाकात करवाई गई मेरी। हैकर कौन था जी? हैकर मेरा स्टूडेंट था। आपका स्टूडेंट था? जी, मेरा स्टूडेंट। तो मतलब किस चीज़ का आप क्या पढ़ाते हो? किस चीज़ का स्टूडेंट? मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीच करती थी। ही वाज डूइंग मास्टर्स इन इस्लामियात। अच्छा, इस्लामियात में मास्टर्स कर रहा था और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज ये थी कि एक्ट भी कर रहा था? एक्टिंग कर रहा था, बिल्कुल यही थी। 17 दिन उसको अपनी कस्टडी में रखा एंड देन फिर उसको जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है। एंड देन फिर मुझे कोर्ट की तरफ से जब उसने उस दिन माफ़ी मांगी मुझसे फ़ोन पे और फिर फेस टू फेस सामने आके माफ़ी मांगी, देन फिर हमें कोर्ट बुलाया गया और कोर्ट में जाके मैंने फिर स्टेटमेंट दिया अपना और उसको माफ़ कर दिया। जो सज़ा का लेवल है वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन जो ईटीओ है उसके अंदर कुछ भी कर लिया जाए सज़ा साथ है। अक्सरियत ने कैमरे के सामने हमसे गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह माशरती खौफ और जबर। मैं तो नहीं देने वाली, का मसला खत्म हो जाएगा। मैं किस बात के पैसे दे दूं, मैं तो नहीं देने वाली। इन 80 करोड़ अफराद में हर तरह के इंसान शामिल हैं और इनमें आपके वो दुश्मन भी शामिल हैं जो पर्दों के पीछे छुपकर आप पे वार करना चाहते हैं। दिमागी मरीज बनना शुरू हो गया हम लोग, मैं मेरी बीवी, इस कदर उसने गलाजत की थी इस मामले में। 1996 तक लोगों के आपस में राब्ते करने के जराए में इंटरनेट का हिस्सा सिर्फ 1% हुआ करता था। 2000 तक इंटरनेट के जरिए 51% राब्ते होने लगे और 2007 तक लोगों के आपस में राब्ते के लिए 97% लोग इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे और आज ये तादाद 99% तक जा पहुंची। इंटरनेट के मकबूल तरीन राब्ते के जराए इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह है। 1996 में इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग और हॉटमेल और फिर लेट 96 में याहू मेल सर्विसेज का आगाज हुआ। 2001 में विकिपीडिया, 2003 में स्काइप और 2004 में फेसबुक सोशल नेटवर्किंग का आगाज हुआ। फ्लिकर का आगाज भी 2004 में ही हुआ और मशहूर मारूफ यूट्यूब का आगाज 2005 में हुआ और 2005 में ही गूगल अर्थ ग्लोब को लोगों की सहूलत के लिए इंटरनेट पर दिया गया और 2006 में ट्विटर का आगाज कर दिया गया। देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। ये शेर जब हफीज जलंधरी ने कहा तो उनको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कैफियत इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली एक सादा घरेलू तालबा की भी हो सकती है। इस प्रोग्राम की तैयारी के दौरान हमने जिन अफराद से राब्ता किया उनकी अक्सरियत ने कैमरे के सामने हमसे गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह माशरती खौफ और जबर है। अलबत्ता उनमें से चंद ने इस शर्त पर हमसे गुफ्तगू की कि उनकी शख्सियत को राज में रखा जाएगा। इस तालबा की भी यही शर्त है। हैकिंग के हवाले से इस तरह पेश आया है कि तकरीबन 1 साल पहले ऐसा होना शुरू हुआ मेरे साथ कि मुझे लगना शुरू हुआ कि मेरे अकाउंट्स में कोई मसला होता है या मेरी मेल्स चेक हो जाती हैं ऑलरेडी जो मैंने चेक नहीं की होती, या कुछ फॉरवर्ड साइंस आ जाते हैं जो मैंने फॉरवर्ड नहीं की होती, लेकिन मैंने इसको इतना सीरियसली नहीं दिया। उसके बाद मेरे ईमेल पे मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए, थ्रेट मैसेजेस कि यू वांट टू नो समथिंग मोर, तुम मुझे मतलब रोक नहीं सकती या इस तरह करके। लेकिन मैंने तब भी इग्नोर किया और वो मेरे डिफरेंट अकाउंट से इधर उधर से आ रहे थे। इन द एंड जब मैंने फाइनली उनसे बात की, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मेरे से बात करें। फोन पे कांटेक्ट हुआ या मेल? इंटरनेट पे। अच्छा, इंटरनेट पे
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मसला है, ये सब क्यों कर रहे हैं, और ये वो जिस तरह भी थोड़ी एग्रेसिव टोन में मतलब जिस तरह मैसेज कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि जी मेरा आपसे कोई पर्सनल इशू नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द मनी, पैसे दे दें आपका मसला ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा मैं किस बात के पैसे दे दूँ, मैं तो नहीं देने वाली। तो उसने कहा कि फिर देख लें, आपकी तस्वीरें हैं हमारे पास और आपको किसी ने नहीं कहा था कि आप इस तरह तस्वीरें खिंचवाएँ। तो मतलब वो मुझे एक हिंट देना चाह रहा था कि आपकी तस्वीरों के साथ वो क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड से डिस्कस किया, उसने अपने फादर से डिस्कस किया। उन्होंने मुझे बताया कि एक FIA का साइबर क्राइम यूनिट है पूरा, जो इसी किस्म की चीज़ों को डील करता है, इंसिडेंट्स जिनके साथ भी होते हैं। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया, ऑनलाइन मिला, मैंने ऑनलाइन ही अपनी कंप्लेंट प्लेस कर दी। तो उसके बाद लाइक विद इन 2 वीक्स इसका रिजल्ट सामने आ गया। उन्होंने मुझे रिजल्ट क्या आया जी? बड़ा सस्पेंस हो गया, बताएं क्या, कौन निकला, क्या था रिजल्ट? ये था कि वो लड़की थी जो 4 साल से मेरे साथ पढ़ रही थी, वो लड़की थी जो कहती थी कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, वो लड़की थी जो मुझे अपने हर इवेंट पे ज़बरदस्ती कहती थी कि तुम मेरे घर ज़रूर आना, और वो लड़की थी कि जिसने मुझे अपने मुंह से कहा था कि तुमसे अच्छा दोस्त मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम पहली लड़की हो जो मुझे मिली हो जिसके साथ मैं अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। वो लड़की थी जिसको मुसीबत में अगर कोई मसला होता था सबसे पहले मेरे पास आती थी। तो सहेली ने क्या कहा फिर मिलकर जब आप साबित हुआ? वो तो एक और लंबी कहानी है। वो खुद पे कोई ब्लेम ही लेना चाह रही थी, अपने घर वालों को उसने नई स्टोरी बताई थी कि एक्चुअली इसने मेरे से पैसे लिए हुए थे, ये मुझे पैसे नहीं दे रही थी, तो मुझे कुछ तो करना था पैसे लेने के लिए। ये बात क्लियर हुई फिर? हाँ जी, वहीं पे बैठ के क्लियर हुई। कभी कोई पैसे नहीं दिए गए थे। फिर हमारा फाइनल एक एग्रीमेंट हुआ, सुलहनामा हुआ, उसकी कॉपीज़ हुई, सिग्नेचर्स हुए, फिर वहाँ पे बात ख़त्म हुई। और उसके बाद वो इस प्रॉमिस पे वहाँ से गई कि आप मेरे बारे में ये बात किसी को नहीं बताएंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट क्राइम से मुतालिक कोई वाज़ेह कानून अभी तक मौजूद नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 36 और 37 को इस किस्म के जराइम के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त अहम ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इंटरनेट क्राइम से मुतालिक एक जामे कानून साजी की जाए। पाकिस्तान में इस वक्त जो राइजुल वक्त कानून है साइबर के हवाले से, वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002, जिसमें के सेक्शन 36 और 37 जो है वो साइबर क्राइम को डील कर रहा है। इससे पहले एक और लॉ एग्जिस्ट करता था, पीको, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम ऑर्डिनेंस। अब ये ऑर्डिनेंस था और ये 6 मंथ्स के बाद ये ख़त्म हो गया, इसको एक्सटेंशन नहीं मिल सकी। अब जब कोई इंसिडेंट होता है, कोई मैटर क्रिएट होता है, तो वो किस तरह से होता है कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इलीगल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की, तो अगर वो कम्युनिकेशन जो है वो टेररिज्म के हवाले से है, तो जो पीको था उसके अंदर स्पेसिफिकली सेक्शन 17 था, साइबर टेररिज्म। ठीक है। अब अगर कोई शख्स किसी शख्स को हरास करता है तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लॉ मौजूद है, सेक्शन 13 पीको का, कि वो उसमें वहाँ पर लॉ मौजूद है कि हरासमेंट के लिए ये सज़ा है। इसी तरह से जो सज़ा का लेवल है वो भी बढ़ता जाता है, लेकिन जो ETO है उसके अंदर कुछ भी कर लिया जाए, सज़ा 7 साल ही है, 7 साल तक हो सकती है, जो कि 1 मिनट से शुरू होती है, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। और वो ऑर्डिनेंस जो है वो अपनी मुद्दत खत्म करने के बाद ऑटोमेटिकली लैप्स हो गया और नई लेजिस्लेशन हो नहीं रही, जबकि नई लेजिस्लेशन नहीं, इसी को कंटिन्यू कर देना चाहिए। उस ऑर्डिनेंस को अप्रूव पार्लियामेंट से करवा लेते हैं या वही दोबारा आ जाता है, उसकी एक्सटेंशन करते हैं, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं है।